गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज हम लोग सबसे पहले कोटेशन से शुरुआत करेंगे। कोटेशन में क्या है, सपनों की ऊंचाई मत नापिए। सपनों की ऊंचाई मतलब जितना सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन उसके हिसाब से आपको क्या होगा, अपने हौसले हौसले और हिम्मत को क्या होगा, बढ़ाना होगा, उसकी गहराई को बढ़ाना होगा और मेहनत भी उसी हिसाब से बढ़ाना होगा। अब हमेशा पॉजिटिव रहना है। चीज़ें निगेटिव भी हो रही हो तो उससे क्या सीखना है, पॉजिटिव चीज़ें सीखना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब हम लोग नेक्स्ट आज की क्लास के रिवीजन से शुरुआत कराते हैं। कल हम लोग ने पढ़ा बीवा टेक 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो इसमें कौन कौन शिरकत किए थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये हर एक साल होता है। इसमें स्टार्टअप कंपनियां भाग लेती है। एआई इंटेलिजेंस पे जोड़ दिया गया है। प्रसिद्ध खान क्विज सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ, तो मंगोलिया में आयोजित हुआ। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। नेशनल कौन सा देश एनडीबी का 10वां सदस्य बना है, एनडीबी का 10वां सदस्य कौन बना है, तो उज्बेकिस्तान बना है। एनडीबी को क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक आप लोगों ने पढ़ा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसमें कौन सा नवीनतम देश बना है, उज्बेकिस्तान बना है। तो ये क्या है, ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक बैंक है। तो ब्रिक्स में कितने देश थे, ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक बैंक है, ब्राजील आर से बताइए, आई से इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और कौन कौन से देश थे, 5 देश तो हो गए। उसके वर्तमान अध्यक्ष आपको बताए थे, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिलेम रूसफो इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं। संस्थापक देश थे ब्राजील, रसिया, आर से हो गया रसिया। लेकिन अभी कितने देश हो गए हैं, अभी टोटल 6 देश और जोड़े गए हैं। कौन कौन जोड़े गए हैं, तो बांग्लादेश और कौन जोड़े गए हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट जोड़े गए हैं, मिस्र, अल्जीरिया अल्जीरिया और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी जोड़े गए। तो 10वां सदस्य देश कौन बना है, उज्बेकिस्तान बना है। ब्रिक्स देश की स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 को हुई थी। 15 जुलाई 2014 को हुई थी, लेकिन 2015 से कार्य शुरू हुआ और 2016 से। इसका जो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये चाइना के संघाई में है और भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो इतना चीज वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए, डिलेम रूसफो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, भारत का सबसे विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया, 19 जून को मनाया गया। इसमें क्या होता है, सिकल सेल में होता है क्या कि पूरे शरीर में दर्द रहता है, पूरे शरीर, अनुवांशिक बीमारी है, मतलब माँ बाप से बच्चों को भी फैलता है। इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है ताकि वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक चेतना हो कि सिकल सेल होता क्या है। इसमें भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक में स्थापित किया है। ये कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, सुजलॉन एनर्जी द्वारा। और कहाँ स्थापित किया गया, कर्नाटक के विजयनगर में। कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थापित किया गया। इसकी लंबाई कितनी है, 160 मीटर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, सैवल चट्टोपाध्याय बनाए गए हैं। इसमें भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे कि अभी किसकी नियुक्ति हुई है, डीआरडीओ के हेड कौन है, राजेश कुमार सिंह है। हाल ही में बिहू पेपरा पारंपरिक वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया था। बिहू पेपरा असम में बिहू एक फेस्टिवल भी है, इससे भी आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। तो असम में बिहू पेपरा वाद्य यंत्र को जीआई टैग किसमें दिया गया था, असम में। भारतीय नौसेना द्वारा किस समुद्री क्षेत्र में सागर कवच 2 का अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो सागर कवच 2 कहाँ किया गया, बा बलदेव स्ट्रेट में और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा ये किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा बाबल मंदेव। अब इसमें क्या है, अब जैसे इसमें हम बोले थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पारस की खाड़ी और किसकी, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। विद्युत मंत्रालय ने 19 जून 2026 को आधारिक तौर पर राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें पूरे भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया गया है, तो बिहार में लगाया गया। पूरे देश का कितना है, 33% मीटर यहाँ लगा गया, स्मार्ट मीटर। हाल ही में पद्मा बैराज चर्चा में रहा। इसका निर्माण में किन देशों के बीच होता है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। भारत से गंगा नदी जाती है, उसी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। और ऊपर से ब्रह्मपुत्र जाती है, उसको जमुना बोलते हैं। दोनों मिल गई तो मेघना बन जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े। हम लोग एक रिवार्ड प्रोग्राम भी पढ़े थे हाल ही में, रिवार्ड रिजोविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस थ्रू इनिशिएटिव डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की योजना है। कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में सिंचाई किसानों को फायदा पहुंचाएगी। 115 मिलियन डॉलर, इसमें कितना होगा, 115 मिलियन डॉलर, 115 मिलियन डॉलर खर्च करेगी। इसमें क्या, 115 मिलियन डॉलर। ऐसे क्या होगा, बेहतर जल संभार प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और क्या होगा, उच्च उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगी, जिससे क्या होगी, किसानों की बेहतर आय होगी। तो ये कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में किया गया। केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग और वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया। इसकी अवधि कितनी है, इसकी परिपक्वता अवधि है 15 वर्ष। हम लोग गंगा जल समझौता किन दो पड़ोसी के बीच हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अब हम लोग आज से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज पहला बोला गया क्या, पहला बोला गया है कि बिहार के किस जिले में पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। हाल ही में देख रहे हैं जीआई टैग ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ में दिया जा रहा है। जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, भौगोलिक संकेतक होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए, और इसको अनलिमिटेड टाइम रिन्यूअल कर सकते हैं 10 वर्ष के बाद। तो पीढ़िया पेंटिंग का जीआई टैग कहाँ मिला, ये थे भोजपुर की क्या हुआ, आरा के कौन थे, वो वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। तो पीढ़िया पेंटिंग को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। भोजपुरी की एक कला शैली ही नहीं है, बल्कि भोजपुरी अस्मिता, लोक परंपरा और भोजपुरी विरासत का एक बड़ा सम्मान है। कौन, पीढ़िया पेंटिंग। तो जीआई टैग पीढ़िया पेंटिंग हो गया। अब हम लोग पीढ़िया पेंटिंग कुछ देख लेते हैं। जर्दालू आम को ही हाल ही में मिला है, और किसको मिला है, शाही लीची को मिला है। जर्दालू आम को मिला है, ये कहाँ मिला है, जर्दालू आम कहाँ का, तो भागलपुर का। जर्दालू आम भागलपुर का। शाही लीची कहाँ का, शाही लीची कहाँ का है, शाही लीची तेजपुर लीची को भी मिला जो असम का है, लेकिन शाही लीची कहाँ का है, शाही लीची है मुजफ्फरपुर का।
मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का हो गया शाही लीची। और कतरनी चावल कहाँ का है? कतरनी चावल भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका क्षेत्र, भागलपुर एंड बांका क्षेत्र में जो चावल होता है कतरनी चावल, उसको भी विशेष महत्व महक रखता है। मगही पान कहाँ मिला है? मगही पान, मगही पान कहाँ? मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में इसको जीआई टैग मिला है। और मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मिथिला क्षेत्र में पौष्टिक जलीय उत्पाद है जो हम लोग मखाना खाते हैं। मिथिला क्षेत्र के, मिथिला क्षेत्र में कौन कौन आ जाता है? मधुबनी, दरभंगा, ये सब क्या है? मिथिला क्षेत्र है। और मार्चा धान को भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला, मार्चा धान। मिथिला मखाना हो गया, मार्चा धान हो गया। और उसके बाद किसको किसको मिला? तो हो गया पेंटिंग को मिला है, मधुबनी पेंटिंग को भी मिला है। मधुबनी जैसे विकिपीडिया मधुबनी पेंटिंग होता है। और कौन सी? मंजूषा कला को भी मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जिसको जीआई टैग बिहार में कला हो गया। और एक देखिए भागलपुरी टसर सिल्क को भी मिला है, टसर सिल्क, जो कि क्या है? भागलपुर का सिल्क है, जो आपको कुछ दिन पहले हम पढ़ाए भी थे सिल्क की 4 प्रकार की किस्में, उसमें बताए थे। तो भागलपुरी टसर सिल्क, पीढ़िया पेंटिंग हो गया। बावन बूटी, बावन बूटी को मिला है, जो कि कहाँ का है? नालंदा का हथकरघा कला है। नालंदा का क्या है? हथकरघा कला है, हथकरघा कला है। तो बावन बूटी भी हो गया, ये नालंदा जिले का मंजूषा कला हो गया। पीढ़िया पेंटिंग तो बताएं कि भोजपुर का है। और भी 2-3 चीज़ें, तो ये चीज़ फैक्ट याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध मुंडा आभूषण को जीआई टैग मिला। तो मुंडा आभूषण, मुंडा जाति कहाँ की है? तो मुंडा जाति झारखंड की है, तो झारखंड भी हो जाएगा, कॉमन सेंस से भी इसको बना सकते हैं। तो मुंडा जाति कहाँ की है? झारखंड की है, तो झारखंड समाज को मिला है। तो मुंडा क्या अपने में क्या है? अनूठी डिजाइन, प्रकृति प्रेरित रूपांकन, फूल, पत्ते, बीज और पारंपरिक शिल्प कला के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। पारंपरिक शिल्प कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह मुंडा जनजाति की विशिष्ट पारंपरिक शिल्प कला का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी पहचान किसी अन्य क्षेत्र के आभूषण से अलग होती है। तो इसको मुंडा आभूषण क्षेत्र में बोला गया है। ये कहाँ से है? झारखंड से बिलोंग करता है। अब ये झारखंड से हैं तो इसके बारे में, झारखंड के बारे में कुछ जानते हैं। झारखंड में भी एक और जीआई टैग मिला है, कुछ है जीआई टैग। झारखंड के जीआई टैग किनको किनको मिला है? बांस सिल्क को मिला है, बांस सिल्क के बाद भैया और साड़ी फैब्रिक को मिला है। उसके बाद पूचक सिलाई साड़ी को मिला है, टसर सिल्क साड़ी को झारखंड का जीआई है। पंचो साड़ी फैब्रिक को मिला है, केसरिया कलाकंद को और कोकरा क्राफ्ट और मुंडा आभूषण को मिला है। चादर बदौनी और संताल समुदाय दुमका चादर और जादू पटिया, जिसके बारे में बताए थे, लंबा पेपर होता है, उसमें कुछ आकृतियाँ उकेरी होती है, उसके बारे में वर्णन होता है। और बरौनी पेंटिंग को मिला है। अब असम में किसको किसको मिला है? कार्बी ऑगलोंग हथकरघा उत्पाद को, बिहू पेपा जो वाद्य यंत्र है, और देवरू हथकरघा को मिला है। बिहार में बावन बूटी साड़ी फैब्रिक कहाँ? नालंदा की है। पत्थर कट्टी शिल्प गया जी बिहार का है। और पीढ़िया पेंटिंग कहाँ का है? भोजपुर पेंटिंग को मिला है। पत्थर कट्टी पीढ़िया पेंटिंग को मिला है। यूएस और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के अंतरिम समझौता हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस तीसरे देश के पीएम ने मध्यस्थ के रूप में दस्तखत दिए? तो पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थता की है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्ति करने के अंतरिम समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर तीसरे देश के प्रधान मध्यस्थ के रूप में दस्तखत किए हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने दस्तखत किया। सऊदी अरब के प्रधान, सऊदी अरब नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए क्या किया है? दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और कतर ने की है। पाकिस्तान और कतर ने क्या किया? मध्यस्थता किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के मौके पर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में 18 जून 2026 को क्या किया? इससे जुड़े एमओयू पर साइन किया है। ईरानी राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने, मसूद, जबकि मध्यस्थ के तौर पे कौन आया? पाकिस्तान। जबकि मध्यस्थ के तौर पे कौन? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिग्नेचर किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान ने क्या किया? अहम मध्यस्थता निभाई है। अमेरिका और ईरान के बीच अहम मध्यस्थता, इससे पूरे दुनिया में क्या बोलते हैं, उसका गुड मैसेज गया है। समझौते में ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म करने की शर्त भी रखी गई है। और इंटरिम जो समझौता हुआ है, यूएसए और ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने की तरफ चल रही नाकेबंदी को खत्म कर दी गई। यानी ब्लॉकेड जो है यूएसए की तरफ से क्या किया गया? हटाया जाएगा। और ये जो इसमें जो बम बिछा हुआ है, बॉम्ब, जो उसको क्या करेगा? ईरान हटाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस क्या है? 2026 की थीम है, जब तक सुरक्षित न हो जाएं 2026 अंटिल एवरीवन इज सेफ। इसका मकसद, और इसका मकसद क्या है? दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में क्या है? जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को क्या किया है? विश्व शरणार्थी दिवस घोषित किया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। पुरुषों या महिला T20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली प्लेयर कौन बनी है? तो दुनिया की पहली प्लेयर कौन बनी है? स्मृति मंदाना बन गई है। स्मृति मंदाना ने महिला T20 में 17 जून 2006 को नीदरलैंड के खिलाफ, जो भी वेल्स में, इंग्लैंड वेल्स में महिला का T20 कप चल रहा है, उसमें 11 चौके लगाए। उनके नाम T20 इंटरनेशनल में 603 चौके हो गए हैं। पुरुष या महिला टी इंटरनेशनल में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली प्लेयर बन गई है। न्यूजीलैंड की कौन है? सूजी बेट्स ने 521 चौकों के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा। अभी महिला T20 का कौन सा एडिशन चल रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य और फैशन प्रतियोगिता, उसका नाम क्या है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? तो पहली बार मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा मेजबानी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की भारत मेजबानी करेगा। 16 जून को भारत की मेजबानी का आधिकारिक ऐलान किया गया है। प्रतियोगिता कहाँ कहाँ होगी? जयपुर में होगी, आगरा में होगी और नई दिल्ली में होगी। ये कौन सा संस्करण है? तो 14वां संस्करण है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। कहाँ आयोजित होगा? भारत के नई दिल्ली, आगरा और जयपुर में आयोजित होगा।
2025 के फिनाले के दौरान 2026 को मेजबान देश घोषित किया गया था। चलिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय क्या है? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। जो इंडो पैसिफिक जो ओशन था उसमें इंडिया का पार्ट था, उससे इंडो को हटा दिया गया है। अब उसको क्या कर दिया गया है? तो इस बदल के क्या किया? यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया। इंडिया को हटा करके यूएस पैसिफिक कमांड रख दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इंडो से अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने 2018 में इस सैन्य कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था। और ये क्या है? ये ट्रंप की सरकार ने इसको हटा के यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। इसके रणनीतिक महत्व भी थे। किस देश में आयोजित 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया था। मोम्बासा कहाँ है? मोम्बासा केन्या में है। और अवर ओशन कॉन्फ्रेंस क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। अब केन्या के बारे में जानते हैं क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केन्या के मोम्बासा शहर में किया गया। इसकी थीम क्या है? हमारा महासागर, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में अवैध, बिना सूचना के और अनियमित मछली पकड़ने को रोकने और मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। यह पहली बार जब यह प्रमुख महासागरीय सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर आयोजित हुआ है। अफ्रीकी धरती पर आयोजित। अब केन्या के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग है। ऑफिशियल भाषाएं क्या है? स्वाहिली है और इंग्लिश है। राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो हैं। अब केन्या में आपको बताए थे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्या है? हेडक्वार्टर है। अब केन्या के बगल में क्या है? इथियोपिया है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा हो गई। और केन्या, इधर केन्या के नीचे क्या है? साउदर्न पार्ट में तंजानिया है, और इधर रवांडा है, बुरुंडी, और इधर युगांडा है। इधर क्या है? सोमालिया से यहाँ के समुद्री लुटेरे फेमस हैं। अब हम लोग किस देश में आयोजित? 11 में, ये तो बताइए 11 में क्या हो गया इसका? केन्या हो गया आंसर। 11वें ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन केन्या में किया गया। यह कब से कब तक किया गया? 16 से 18 जून तक किया गया है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व है। जब आर ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन अफ्रीकी महाद्वीप में किया गया है। इसकी थीम क्या है? आर ओशन, आर हेरिटेज और आर फ्यूचर। हमारा महासागर, हमारी विरासत और हमारा भविष्य, इसका थीम है। थीम याद कर लीजिएगा। कौन सा? आर ओशन कॉन्फ्रेंस है। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? समुद्री संरक्षण को गति देना, जलवायु लचीलापन और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक, व्यापारिक नेता और पर्यावरण विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए हैं। मेन फैक्ट बता ही दिए। मोम्बासा में, केन्या में हुआ, 16 से 18 जून हुआ है। और आर ओशन कॉन्फ्रेंस इसका नाम दिया गया है। इसका थीम क्या है? आर ओशन, आर हेरिटेज, आर फ्यूचर। आयोजन स्थल कहाँ है? मोम्बासा शहर और क्लिफी काउंट। मोम्बासा शहर याद रखिएगा। अब हम लोग इसका थीम तो पढ़ ही लिए, उद्देश्य भी पढ़ लिए। संरक्षण को गति देना, जलवायु लचीलापन, टिकाऊ ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। बार ऐड हो गया। निम्न में से कौन सा भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है? 130वां यूनिकॉर्न कौन बन गया? सर्वम एआई बना है। सर, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो सर्वम एआई के बारे में कुछ जानते हैं। स्काई रूट कहाँ की है? स्काई रूट बताया। स्काई रूट क्या है? स्पेस में काम करती है। तब क्या है? स्पेस टेक कंपनी है। कहाँ की है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद में। स्टार्टअप की कंपनी है, प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसकी स्थापना क्या हुई थी? 2018 में हुई थी। इसरो के 2-3 पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी। पवन कुमार चंद्रना और नागा भारत ने की थी। अब इसके बारे में, सर्वम एआई के बारे में जानते हैं। सर्वम एआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। सर्वम एआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये क्या है? भारतीय स्टार्टअप कंपनी है। तो वही बोला गया, बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल स्टार्टअप सर्वम एआई को 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो यूनिकॉर्न बन गया है। कंपनी ने यूनिकॉर्न किसको? यूनिकॉर्न कंपनी किस में जाता है? प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी को बोला जाता है। यूनिकॉर्न जो है प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी को बोला जाता है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी होती है? जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 10⁹ डॉलर से ऊपर होती है। अभी के डेट के अनुसार 8400 करोड़ से जिसकी वैल्यूएशन ऊपर होगी उसको क्या बोला जाता है? यूनिकॉर्न। दुनिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी, वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिकॉर्न कंपनी का कौन थी? तो InMobi थी। फेसबुक और उसके बाद क्या कौन बनी है? अब भारतीय 2011 में इस भारतीय मोबाइल विज्ञापन कंपनी का मूल्यांकन 1 बिलियन से अधिक हो गया था। ये भारतीय कंपनी है जिसका 1 बिलियन से अधिक हो गया था, InMobi। अभी यूनिकॉर्न गूगल और फेसबुक हो गया है। अब सर्वम एआई की स्थापना कब हुई है? सर्वम एआई की स्थापना 2023 में हुई है, जिसके संस्थापक प्रतीश कुमार और विवेक राघव। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय योग दिवस क्या होता है? दिल भी जिनको सबसे भारत की एक पहल है। भारत की एक क्या है? पहल है। भारत द्वारा 21 जून 2000 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है? 12वां है, मतलब 12 साल से मनाया जा रहा है। मनाया जाएगा आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल इसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग, जिसकी थीम क्या है? योग फॉर हेल्दी एजिंग। इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस बार का थीम है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस बार का थीम हो गया। और इसके तहत क्या होता है? योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग करना। जीवन के सभी चरणों में शारीरिक जीवन शक्ति, मानसिक दृढ़ता और समग्र कल्याण को क्या करना है? बढ़ावा देना है। WHO के स्वस्थ वृद्धावस्था के दशक कितना को बढ़ावा देना है। योग दिवस कब मनाया गया था? पहला संस्करण कब मनाया गया? तो 2015 में। पहला संस्करण कब मनाया गया? तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। नोडल मंत्रालय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। 21 जून का महत्व क्या है? ग्रीष्म संक्रांति का सबसे बड़ा दिन होता है। योग विज्ञान की शुरुआत माना जाता है। समग्र स्वास्थ्य लाभ होता है। यूनाइटेड नेशन ने योग की क्षमता को मानता दी, जो विशेष रूप से आधुनिक जीवन शैली में सहायक है। अब क्या है?
अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 12वां योग दिवस हेल्दी एजिंग के लिए मनाया जाता है। स्वस्थ वृद्धावस्था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 दुनिया भर में लाखों लोगों के योग को प्राचीन पत्ती और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लोगों के जश्न मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ, जिसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत किया था। योगा फॉर हेल्दी एजिंग याद रखिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग याद रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को क्या हुआ? तेलंगाना की स्थापना हुई थी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। क्या 17 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की, 119 विधानसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद हो गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति सचेत हों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत मनाया जाता है। केनिया में क्या हो गया? केनिया के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर हो गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को क्या किया गया? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। और 17 जून इंपॉर्टेंट है। 17 जून को क्या मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। और सिकल सेल क्या होता है? हेरिडेटरी रोग है, अनुवांशिक रोग है, जो 19 जून को मनाया जाता है। और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, टिकाऊ पाक कला डे मनाया जाता है। ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डे जून का पढ़ लिए। किस भारतीय को पहली बार FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष चुना गया है। तो उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? विवेक अग्रवाल जो हैं उनको क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष चुना गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कौन चुने गए हैं? विवेक अग्रवाल चुने गए हैं। अब विवेक अग्रवाल के बारे में ये क्या है? ये हैं संस्कृति मंत्रालय के क्या हैं? संस्कृति मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके क्या हैं? सचिव हैं। संस्कृति मंत्रालय के क्या हैं? सचिव हैं। इनकी क्या ये मध्य प्रदेश कैडर से आते हैं। मध्य प्रदेश कैडर के हैं। इनकी नियुक्ति मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने में भारत की मजबूत भूमिका और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह क्या? FATF के बारे में जानते हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहाँ है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर, जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संस्था है, जो कि क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। और आतंकवादी वित्त पोषण, जो आतंकवादी, जिससे आतंकवादी को भी पैसा चाहिए, तो जो आतंकवादी वित्त पोषण करते हैं उसको क्या करती है? वैश्विक मानक उसका निर्धारण करती है। तब हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं। FATF और पाकिस्तान का पूरा संबंध क्या है? FATF क्या है? एक वैश्विक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाले पैसों, टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इसका मुख्य काम क्या है? दुनिया भर की वित्तीय प्रणाली को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। FATF हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब की गई थी? G7 कंट्री के द्वारा की गई थी। 1989 में G7 देश। अब G7 में कौन कौन कंट्री है? आपको कितनी बार बताए हैं। जी से हो गया क्या? जर्मनी हो गया। F से क्या हो गया? फ्रांस हो गया। जे से क्या हो गया? जापान हो गया। U से USA हो गया। I से इटली हो गया। C से कनाडा हो गया। और E से क्या हो गया? इंग्लैंड यानी UK हो गया। तो ये सातों कंट्री G7 के द्वारा, FATF G7 के द्वारा बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करना और आतंकवादी मिलने वाली फंडिंग को रोकना है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानक बनाना जिन्हें सदस्य देश लागू करें। FATF की ग्रे लिस्ट क्या है? तो ग्रे लिस्ट की बढ़ी हुई निगरानी वाली सूची है। ग्रे लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। इस लिस्ट में आने से देश की अर्थव्यवस्था को क्या होता है? तगड़ा झटका लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लोन मिलने वाले में भारी मुश्किल आती है। जो 3 IMF से भी लोन मिलने में मुश्किल आएगी, वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिलने में मुश्किल आएगी, और एशियाई डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लेने में क्या होगी? ग्रे लिस्ट में शामिल रहिएगा। तो ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट उन देशों की सूची है जिन्हें उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के माना जाता है। ये वे देश होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने में पूरी तरह विफल होते हैं। इस लिस्ट में आने का मतलब है दुनिया का कोई भी देश उस ब्लैक लिस्ट देश के साथ आर्थिक, और अभी ब्लैक लिस्ट में किसको डाला गया है? तो रसिया को डाला गया है। 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। ग्रे लिस्ट में रहा 12 से 15 तक। 18 में क्या रहा? पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब क्या है? अक्टूबर 2009 निगरानी और कई कानूनी सुधारों के बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो FATF के बारे में जान गए क्या? अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसके क्या 39 सदस्य देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। दुनिया भर में वित्तीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को क्या करता है? बढ़ावा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ इसका लड़ना है। अब FATF और भारत पाकिस्तान के बारे में जान लिया। भारत के बारे में जानते हैं। FATF भारत कब सदस्य बना? 2010 में पूर्ण सदस्य बना। FATF के सदस्य, ग्रे लिस्ट तो बता ही दिया आपको। अब FATF भारत 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना। FATF के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राप्त विधायी शक्तियों का उपयोग करके कई घरेलू कानून बनाए, जैसे PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA एक्ट बनाया गया, जिसे FATF की सिफारिशों के अनुरूप 2005 में लागू किया गया। फिर EVPA एक्ट है, गैर कानूनी प्रतिबंध। EVPA एक्ट भी होता है जिसमें देशद्रोह का मुकदमा होता है। आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए यह कानून लागू किया गया। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल में इसकी शक्तियाँ? आर्टिकल नंबर 253 में। आर्टिकल नंबर 253 के तहत क्या होती है? इसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है। विवेक अग्रवाल चुने गए हैं। FATF के क्या उपाध्यक्ष चुने गए हैं? वे ब्रिटेन के गाइस थॉम्सन का स्थान लेंगे। बोलेंगे अभी कौन है? तो गाइस थॉम्सन है। भारत का FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जो श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्री बताएं आपको। और तो गाइस थॉम्सन के कार्यकाल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय है। मैक्सिको की एलिसा डी ग्रांड माजू का स्थान लेंगे। कार्यबल का अगला अध्यक्ष भी चुना गया है गाइस थॉम्सन। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो गई। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के नियुक्ति कौन है? प्रीति सरन है। अरब लीग के नए महासचिव कौन है? नवील फाहमी है। इंडिगो के CEO कौन है? विलियम बॉल्स हैं। ईरान की सर्वोच्च जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कौन है? मोहम्मद बगैर जोलाराद है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? बरम साली है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विभाग की पहली महिला सचिव कौन है? शेखा नसीर अल नवैस है।
आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? डैन कार्ज हैं। आईएमएफ की एमडी कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। एआईआईबी का नया अध्यक्ष कौन है? जू जियाई है। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? उर्जित पटेल है। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो उर्जित पटेल है। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक कौन है? सीमा साहबी बोस है। इंडियन ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल की सचिव कौन है? सली बोचबो हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? एना लेला बेयरबॉक जर्मनी की हैं। 81वें सत्र का कौन है? अलीलुर रहमान, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? लिंडा कार्नियो है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं। तो इंपॉर्टेंट ये हम लोग जान गए। किस भारतीय शहर है दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में शामिल किया गया? एक भारतीय शहर है जिसको दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ में शामिल किया गया था। कौन सा शहर है? जयपुर है। जयपुर शहर को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जयपुर को वैश्विक मान्यता क्यों मिली है? लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट ने जारी वैश्विक रैंकिंग में जयपुर दुनिया के शीर्ष 20 देशों में शामिल हो गया। सूची में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक गुलाबी नगरी के भी इसको नाम से जाना जाता है। भारत का एक चुनने का कारण क्या है? इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और वास्तुकला, जैसे हवा महल, आमेर का किला, पारंपरिक हस्तशिल्प और जीवंत सांस्कृतिक आयोजन होता है। शीर्ष शहर कौन है? पहले स्थान पे कौन है? लंदन है। दूसरे पे क्या है? अगर पूछेगा कौन कौन है तो पहला क्या है? ये पिंक सिटी है। ये क्या है? हवा महल है। आमेर का किला हो गया, यहाँ के वो परिधान हो गए। अब पहला कौन हो गया? लंदन हो गया। दूसरे शहर कौन हो गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस। और तीसरा कौन हो गया? अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क है। अब हम लोग कल के क्वेश्चन के बारे में आते हैं। ट्रेडमार्क, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना था? तो ये कौन बना था? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। एक टाइम्स मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की, जिसमें किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल? तो स्मृति मंदाना को शामिल किया गया है। आज का डे आप लोग बताइएगा, किस कानून के तहत केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है? मतलब 22 जून का। अब तो चालू हो गया टेलीग्राम। तो किसके कौन सा ये है? तो आप लोग कल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब आप हम लोग से कल मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।